slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you एक और एपिसोड में सबका स्वागत है। तो भाई जैसा कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है, आज हम लोग वी आर डूइंग आवर बिट। तो ठाकुर का एक बहुत बढ़िया सा आइडिया था, और ये आइडिया था कि अपने यार कुछ ऐसे बंदों के बारे में बात करते हैं जो डोमेस्टिक में बहुत बड़े काइंड ऑलमोस्ट लेजेंड है, जिनका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में बहुत गजब रहा है, लेकिन कभी भी उनको इंडिया की जर्सी नहीं मिल पाई फॉर वॉट एवर रीजन। ठीक है, तो अब देखो एक चीज मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ, यहीं पर क्लियर करना चाहता हूँ, हम ये नहीं करें कि सबको इंडिया के लिए खेलना ही चाहिए था या सबको इंडिया के लिए खिला दूं। हम सिर्फ रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, हम तुम लोगों के सामने कुछ ऐसे प्लेयर्स रखना चाहते हैं जो एक्चुअली में बहुत अच्छे थे, जिन्होंने डोमेस्टिक में सालों साल दिए हैं और अमेजिंग परफॉर्म किया है। तो आई जस्ट थॉट कि तुम लोग थोड़ा उनके बारे में जानो एंड उनको भी अपना उनका डिजर्व ड्यू मिलना चाहिए। तो ठाकुर, मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा इंट्रो में टाइम बर्बाद करते नहीं है, सीधा ठाकुर मैं तेरे उससे ही स्टार्ट करता हूँ। हु इज पारस डोगरा? तो पारस डोगरा के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम उन प्लेयर्स की ही बात कर रहे हैं जो अभी खेल रहे हैं, मतलब करंटली इस सीजन रणजी ट्रॉफी का जो है वो खेल रहे हैं और जिनको कभी भी भारत की तरफ से टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। सो बेसिकली वी आर सोली फोकस्ड ऑन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ठीक है, जो भी उनका मतलब व्हाइट बॉल में जो भी प्रदर्शन रहा है हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली रेड बॉल क्रिकेट को मेन हाँ फोकस में रखा गया। हाँ और एक मिनट, मैं तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक और चीज बोल दूं, अगर आप लोगों के ध्यान में ऐसे कोई प्लेयर्स हैं जिनको ऑब्वियसली हम लोग कवर तो नहीं कर पाएंगे, तो भाई प्लीज मेक श्योर करना कि आप लोग जाके कमेंट्स में डालो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो एंगेजमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन मेरे को ये भी पता चलेगा कि भाई हमारी ऑडियंस भी एक्चुअली में है जो इस टाइप के क्रिकेट या इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड है। तो प्लीज कर देना। ओवर टू यू ठाकुर। हम्म तो पारस डोगरा, जैसे पारस डोगरा का नाम कैसे ख्याल में आया, तो जनरली पारस डोगरा को इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन कभी मिलती नहीं है। पर जैसे कि अभी जो सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी मीडिया के थ्रू जो प्रेशर बना था, उसके बाद रोहित शर्मा और कई बड़े स्टार्स ने जाके रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले। तो अगर किसी को याद होगा कि रोहित शर्मा का एक बहुत अच्छा कैच लिया गया था जम्मू कश्मीर के सामने की मैच में, वो कैच लिया था 40 वर्षीय पारस डोगरा ने। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के कैप्टन हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो पारस डोगरा की कहानी पे आते हैं। तो पारस डोगरा की मतलब जन्म हुआ था 1984 में पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, और उनने अपना जो क्रिकेट है वो पालमपुर से शुरू किया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए वो खेले। पारस डोगरा एक ऐसा फिगर है भाई कि जो राइट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो टिपिकल होते हैं एक लंबी इनिंग्स खेलने के लिए, उसका प्राइम एग्जाम्पल पारस डोगरा है। और पारस डोगरा के करियर में कई ऐसे मौके थे जहां पे ऐसा फील हुआ कि अच्छा हाँ, पारस डोगरा का सिलेक्शन अब यहाँ हो सकता है, पारस डोगरा का, लेकिन कभी भी उनको वो मौका नहीं मिल पाया। पारस डोगरा एक वन ऑफ द फ्यू ऐसे बैट्समैन हैं जिनने मल्टीपल ट्रिपल सेंचुरीज रणजी ट्रॉफी में मारी है। और साथ ही साथ पारस पारस डोगरा बेसिकली जो अर्ली इयर्स ऑफ क्रिकेट था वो शुरू हुआ था 2001 से लेके समझ ले उनने अपना क्रिकेट मेजरली शुरू किया। जो उनका ब्रेक थ्रू पीरियड आया था वो 2006 से लेके 2010 के बीच में आया था, जहां पे उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए और साथ ही साथ उन्होंने ये दर्शाया कि वो कितनी अच्छी तरीके से लंबी इनिंग्स को खेल सकते हैं। बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था पारस डोगरा के करियर में जहां पे उन्होंने बहुत सारे एक साथ काफी सारे रन्स बनाए, जिसमें इंक्लूडिंग 3 कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स। साथ ही साथ उनका एक ऐसा स्टैट था उसी फेज में जहां पे उन्होंने 8 मैचों के दरमियान 5 सेंचुरी बनाई थी। तो ये 2012-2013 की रणजी ट्रॉफी की सीजन की बात है। उसके बाद उनको इंडिया ए की स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया था 2013 में, पर उधर भी उनको वेस्ट इंडीज ए के सामने सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला। और पारस डोगरा का जो भी मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर क्रिकेट का था वो बस इधर तक ही सीमित रह गया। तो लोगों को पारस एक डोगरा सवाल है, हाँ एक सवाल है, पारस डोगरा वही है ना दिल्ली वाला? मतलब आई एम नॉट श्योर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आईपीएल के टाइम पे दिल्ली डेविल्स ने विराट कोहली और कोई तो डोगरा करके ही था ना? नहीं 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 नहीं, वो प्रदीप सांगवान था। अच्छा, सांगवान था। ओके, मैं हम्म प्रदीप और पारस में कंफ्यूज। ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो हम जैसे पारस डोगरा की स्टोरी के बाद आते हैं पारस डोगरा के जो भी स्टैट्स हैं उनके ऊपर। तो पारस डोगरा का मतलब डोगरा के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टैट्स है मैं रीड कर देता हूँ।
141 इनिंग्स, 141 मैचेस, 226 इनिंग्स, उसमें 9,753 रन्स, एवरेज ऑफ 48.2। ये एवरेज 48.2 50 के नीचे अभी गिरा है। इन्होंने मेजोरिटी ऑफ द करियर अपना एवरेज 50 से ऊपर ही रखा था, जिसमें इन्होंने 31 सेंचुरीज बनाए हैं और 33 फिफ्टीज है इनके। और नहीं, इनने मल्टीपल डबल सेंचुरीज मारी है, ट्रिपल सेंचुरीज नहीं, सॉरी, वहां पे एक मैंने मिस्टेक करी। तो ये सीन। अब पारस अच्छा, डोगरा। एक मेरे को एक चीज समझना है। पारस डोगरा जितना मेरे को समझ आया, बेसिकली 2001 से लेके जो तूने बताया 2006 हाँ से लेके 11-12 उसका प्राइम इयर्स था। तो आई हाँ एम अज्यूमिंग कि विवेक लक्ष्मण एंड हाँ राहुल द्रविड़ का डिक्लाइन होने लगा था ऑलमोस्ट। चल, हाँ। राहुल द्रविड़ तो लिटरली टॉप पे था जब रिटायर भी हुआ, लेकिन जब राहुल द्रविड़ रिटायर हुआ तो उसके बाद काफी स्पॉट्स खुले। तो विराट कोहली ने स्पॉट लिया, उसके बाद रोहित आके शर्मा चेतेश कहीं वो स्पॉट के लिए, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा। बद्री। तो नहीं, मेरा एक सवाल है कि इसमें पारस टोकर क्यों नहीं आया? कि जिसने भाई 9800 जो भी तूने रन मारे, आई एम अज्यूमिंग ये शायद रणजी का टॉप 5 या टॉप 6 हाईएस्ट रन स्कोरर में आ गया होगा ऑलरेडी। हाँ हाँ हाँ। भाई तो इतने सारे मतलब रन्स मारने की। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है ना, पारस डोगरा के साथ इशू ये आ जाता था कि जनरली लाइमलाइट नहीं मिलती थी हिमाचल प्रदेश जैसी छोटी टीम से खेलने की वजह से। जनरली होता ये है कि जब टीम सिलेक्शन होता है तो आप देखते हो कि कौन बड़े स्टेट से आ रहा है, कौन सा बड़े स्टेट में अच्छी टीम में अच्छा परफॉर्मर है वो। और तो कहीं ना कहीं ये एक इश्यू था पारस डोगरा के साथ। साथ ही साथ पारस डोगरा को ये बोला जाता था कि वो स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो जितने अच्छे स्पिन के प्लेयर है उतने अच्छे पेस के प्लेयर नहीं है। तो ये भी एक जो ऐसा होता है, एक प्रीजुडिस बन गया था उनके खिलाफ, और शायद कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव है उसकी वजह से उनको सिलेक्शन में नहीं मिल पाया, चांस नहीं मिल पाया इंडिया के लिए कभी भी टेस्ट मैच खेलने का। इनफैक्ट अपने दर्शकों को एक और बहुत बढ़िया बता दो, तो रीसेंट रणजी परफॉर्मेंस तो पारस डोगरा के बहुत सिग्निफिकेंटली गिर गए, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। बंदा 20 साल से खेल रहा है। लेकिन 2022 का जो पारस डोगरा का रणजी सीजन था, मैं उसमें बता रहा हूँ, पारस डोगरा ने 6 इनिंग्स खेली थी और उस 6 इनिंग्स में 314 रन मारे थे एट एन एवरेज ऑफ 63। ये रणजी ट्रॉफी 2022 का मैं स्टैट बता रहा हूँ, विच इज भाई वेरी क्रेजी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अब 40 वर्ष हो गए, यू अंडरस्टैंड कि वो ही इज वे पास्ट हिज प्राइम, तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट लेकिन यार सही में दुख वाली बात है यार। चल, मैं समझता हूँ राहुल द्रविड़ या गांगुली या जो विवेक लक्ष्मण के टाइम पे जगह बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था, आई कैन अंडरस्टैंड। स्पेशली राहुल द्रविड़ जो 2001 से लेकर 2010 तक के एरा में 63 की एवरेज से खेल रहा था टेस्ट मैचेस। बट यार उसके बाद भी कंसिडर भी नहीं है, क्योंकि भाई आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नाम भी नहीं सुना था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नाम भी नहीं सुना। मैंने यहाँ वहां का नाम सुना था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था, इतना सा भी इलम नहीं था कि भाई इतना गजब है। तो विच इज क्वाइट सैड। मेरे को लगता है कहीं ना इनफैक्ट मैं भी अपने जो पूरा रिसर्च करा था उसमें मैंने भी एक चीज नोटिस की कि ज्यादातर इस टाइप के जो प्लेयर्स है छोटे छोटे, मतलब रिलेटिवली स्मॉलर स्टेट्स है। या तो तेरा पॉइंट हो गया, तो मैं नेक्स्ट पे जाऊं, क्योंकि हाँ, कहीं ना ये जो भी पॉडकास्ट में मैंने जो भी अपने सिलेक्शन किया है प्लेयर्स का, उसके पीछे भाई मैंने यही चीज का ध्यान रखा है कि जो ऐसी छोटी टीमों से लोग आते हैं जहां पे क्रिकेट भी कम फॉलो किया जा रहा है कंपेयर टू जैसे तमिलनाडु हो गया या मुंबई हो गया, उन लोगों को एक रिकग्निशन मिले कि हाँ तुमने जो किया है हमें उसके लिए मतलब हमको अच्छा लगा भाई, तुम्हारा क्रिकेट का करियर जितना भी चला हम चेरिश करेंगे उस चीज को कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कहीं ना इन लोगों का रोल होता है अपने, चाहे ये लोग खुद बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म करने का चांस नहीं मिला या मिला तो कर नहीं पाए, लेकिन ये लोग मेंटर काफी अच्छा करते हैं जो यंग लैड्स आते हैं उनको। भाई और डेफिनेटली एक बंदे ने ऑलमोस्ट 10,000 रन रणजी में मारे। भाई मैं बहुत सीरियसली बहुत अदब से बात करूंगा ऐसे इंसान से यार। 10 मतलब 8.5 9,500 रन मजाक नहीं है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बंदे पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई बहुत क्रेजी बंदा है। इसके बारे में मैंने थोड़ा टाइम पहले जस्ट मेंशन किया था एक पॉडकास्ट में। तो मैं बात कर रहा हूँ जलज सक्सेना की। भाई जलज सक्सेना इतना गजब फिनोमेना है, इतना गजब फिनोमेना है कि तुम सोचो। पहले तो जस्ट स्टार्ट होते मैं एक बात बता दूं कि जलज सक्सेना एक ऑलराउंडर, ही इज बेसिकली स्पिन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर है। इसके नाम पे एक बहुत बड़ा किताब है डोमेस्टिक क्रिकेट में, कि ही इज द ओनली गाय जिसने रणजी क्रिकेट में 6,000 से ज्यादा रन और 400 से ज्यादा विकेट्स लिए। ठीक है। अब जलज सक्सेना ना स्टार्टिंग किया था उसने मध्य प्रदेश के लिए, 2005 में उसने डेब्यू वगैरह किया, उसने मध्य प्रदेश के लिए 10 साल जैसा खेला। लेकिन उसको कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, उसको कुछ लाइमलाइट नहीं मिल रहा था, डिस्पाइट 2-3 कंसेक्यूटिव सीजन उसने बहुत अच्छा किया। तो उसने क्या किया, उसने मूव किया, उसने मध्य प्रदेश से केरला चला गया। और उसने ये सोचा केरला में जाके कि भाई एक छोटी टीम है रिलेटिवली, और अगर केरला को मैं एलिट टीम में एलिट कैटेगरी में ले आऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी। प्लस अगर मैं केरला में जाके अगर अच्छे से मैंने परफॉर्म किया तो
बेसिकली सिलेक्टर्स का ध्यान मेरी तरफ आएगा। तो बेसिकली केरला में चला गया और उसका यही टारगेट था। मैं सीधा स्टार्ट करता हूं कि जलज सक्सेना का रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। 146 डोमेस्टिक मैचेस है जिसमें 6800 रन है, ठीक है। अब बैटिंग एवरेज सुनना, 33 की बैटिंग एवरेज है, 14 सेंचुरीज है और 33 50s है। और उसके साथ साथ जलज सक्सेना ने 467 विकेट्स लिए एट एन एवरेज ऑफ 25। बैटिंग एवरेज 33 का है, बॉलिंग एवरेज 25 का। फिर भी मैं एक चीज बहुत क्लियर कर लूं कि जलज सक्सेना इज मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग उसका मेन फॉर्ट है, बैटिंग मतलब वो एक हैंडी परफॉर्मर है। लेकिन मैं उसके कुछ टॉप सीजन और टॉप परफॉर्मेंस की बात करना चाहता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई कितना बड़ा प्लेयर है, क्यों अभी तक नहीं बन पाया। तो 2012-13 के रणजी सीजन में उसने 769 रन मारे थे बैट से, 70 की एवरेज से ब्रो। 2012-13 की सीजन में 70 की एवरेज से रन मारे थे। वो इंडिया ए के लिए सिलेक्ट भी हुआ, उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला भी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने 5 विकेट्स भी लिए थे, जिसमें से फेल ह्यूग्स, उस्मान ख्वाजा, एट कोवान को भी उसने लिया था। 2013-14 यानी नेक्स्ट रणजी सीजन में उसने अगेन 545 रन मारे थे 42 की एवरेज से और 35 विकेट लिए थे 19 की एवरेज से। सुनना, 19 की एवरेज से, और उस सीजन का टॉप विकेट टेकर भी था। फिर नेक्स्ट सीजन आते हैं 2014 से 2015 के सीजन में, अगेन 583 रन मारे 45 की एवरेज से। और उसी सीजन में कुछ बड़े बड़े तमिलनाडु के अगेंस्ट, तमिलनाडु एक रिलेटिवली बड़ी टीम है, उसके सामने मैन ऑफ द मैचेस का अवार्ड भी था। एंड इनफैक्ट उसी साल उसको लाला अमरनाथ अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर 2016 के सीजन का। अब 2015-16 का रणजी सीजन आता है, अभी तक मैं 14-15 की बात कर रहा था, अब 15-16 के सीजन में आते हैं। यहाँ पर अगेन उसने 588 रन मारे 36 की एवरेज से। एवरेज थोड़ा बैटिंग में गिरा, बट अगेन इट्स वेरी गुड। 37 की एवरेज, अगेन इट्स रिलेटिवली गुड। एंड बॉलिंग में 49 विकेट्स लिए थे उस सीजन में 22 की एवरेज से, ठीक है। 22 की एवरेज से 49 विकेट्स लिए थे। अब एक चीज तूने अगर ठाकुर नोटिस किया तो 2012 से लेके 2016 तक उसने रणजी में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है ब्रो। और हल्का नहीं है, जहां बैटिंग एवरेज कंसिस्टेंटली 42 44 है, वहीं बॉलिंग एवरेज कंसिस्टेंटली 20s अराउंड है। मतलब ये बहुत टॉप टियर क्रिकेट है। और मेक रिमेंबर ये स्पिन ऑलराउंडर, ठीक है, बॉलिंग ऑलराउंडर। अब पूरा पॉइंट आ रहा है कि यार ये खेल क्यों नहीं पाया। देख, एक तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब 2011-12 में जब हम लोग हरभजन से आगे बढ़े, हरभजन प्रज्ञान ओझा से आगे बढ़े, तो उस टाइम धोनी सीधा शिफ्ट कर गया अश्विन और जडेजा पे। एंड उस पूरे दौरान ना हमने कोई भी बैकअप के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मेरे को नहीं लगता कि कोई बैकअप हमारा था भी। पीयूष चावला कुछ हद तक था, प्रज्ञान ओझा पे बैन लग गया था, किसी ने जलज सक्सेना के बारे में सोचा नहीं, ठीक है। जब वो अपने पीक ईयर्स में था ना, किसी ने ये सोचा ही नहीं कि यार जलज सक्सेना भी हमारा एक बहुत अच्छा बैकअप ऑलराउंडर हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं यार कुडोस टू अश्विन एंड जडेजा कि उन्होंने इस लेवल पे परफॉर्म किया कि किसी के ध्यान में भी नहीं आया। मेरे को कहीं ना कहीं क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था एक स्टिफ कंपटीशन के साथ साथ, मुझे क्या लगता है कि कहीं ना इंडिया में सिलेक्शन बायसनेस है। एज एन मैंने एक चीज नोटिस किया कि तुम वही बड़े टीम से परफॉर्म करो तो लोग तुम्हें देखेंगे। उसके अलावा आईपीएल मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव है। और दूसरा एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जलज सक्सेना जो था ना वो बिट्स एंड पीसेस में ही था, लेकिन वो कैसा था, बॉलर ज्यादा अच्छा था और बैटिंग साथ में कर सकता था। वेयर इज जडेजा एंड अश्विन क्या था, उनकी प्राइमरी जॉब देवर लाइक प्रॉपर बॉलर, एक प्रॉपर बॉलर थे जो बैटिंग कर लेते थे। बट जलज सक्सेना उतना अच्छा बॉलर भी नहीं था, ना ही उतना अच्छा बैटर था। बट फिर भी मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि वो फिर भी आराम से बैकअप में आ सकता था। जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने जयंत यादव को एक्सप्लोर किया, आई रिमेंबर और भी कुछ स्पिनर्स को ट्राई कर रहे थे, तो उस टाइम पे जलज सक्सेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था। मतलब तू इमेजिन कर कि एक बंदा जिसने 6,500 से ज्यादा रन और ऑलमोस्ट 500 विकेट्स लिए, उसको कोई डिस्कस भी नहीं करता यार, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, जस्ट बिकॉज आईपीएल में कोई उसको देखता नहीं है। क्योंकि आईपीएल में आई एम नॉट श्योर, मे बी दिल्ली या किसी टीम के लिए चूज हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर अगेन। तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता है यार, ऑलमोस्ट अनसंग हीरो यार। तुम इमेजिन करो कि मतलब बहुत हुआ है। तो मेरे अब तो मेरे को ऑब्वियसली लगता है कि मेरे को नहीं लगता कोई चांस भी है, क्योंकि इंडिया जस्ट अश्विन जडेजा के बाद हम लोग अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर तक चले गए, और हमारे पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं तनुष कोटियन या फिर साई किशोर जैसे प्लेयर्स हैं। लेकिन जलज सक्सेना फ्रॉम केरला एंड मध्य प्रदेश, इसको हमेशा एज अ व्यूअर आप लोगों को याद रखना चाहिए कि एक बंदा जिसने अपना पूरा करियर डेडिकेट किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। एंड जब भी तुम उसको देखो तो रिस्पेक्ट से देखो, क्योंकि मैं मानता हूं उसको नेशनल कैप नहीं मिला, हर कोई यार उस लेवल पे उतना लकी नहीं होता, या उनको उनके नसीब में हर चीज नहीं होती, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट का बेस्ट है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा उस तरीके से उस चीज को देखा जाए। ठीक है ब्रो, मेरे हिसाब से मैंने काफी अच्छे से बात कर लिया। मेरे को लगता है मैं थोड़ा बहाव में बह गया, लेकिन अच्छा एक और चीज मैं इस चीज में बात करना चाहता हूँ। एक पॉइंट था जहां पर हम लोग डिस्कस करते थे कि हम लोग को ऑलराउंडर्स के बारे में बहुत बात करते थे ऑस्ट्रेलिया वगैरह का दौरे पे। मेरे को लगता है ऐसा जगह पे जलज सक्सेना को ट्राई करना चाहिए था। जलज सक्सेना को कंसिस्टेंटली हमको इंडिया ए के टूर्स देने चाहिए थे। और शायद प्रोबेबली ये मेरा जस्ट आफ्टर थॉट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मध्य प्रदेश से केरला का शिफ्ट था
जो जलज सक्सेना ने सोचा था, मुझे लगता है एग्जैक्ट उसका उल्टा हो गया। मेरे को लगता है वो शायद मध्य प्रदेश में रह के परफॉर्म करता, मे बी अंडर चंद्रकांत पंडित वगैरह के, तो मे बी उसको लाइमलाइट बेटर मिलती, बट दैट्स मी। हाँ, ओके, मुझे ऐसा इन्होंने लगता है कि जलज सक्सेना जब मध्य प्रदेश से केरला मूव हुआ ना, उस टाइम से मध्य प्रदेश को ज्यादा लाइमलाइट मिलने लगी थी, क्योंकि वो लोग जीते थे शायद एक रणजी ट्रॉफी, और उस वजह से उनके वो एज अ टीम बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लगे थे। चल ठीक है, अपने नेक्स्ट बंदे पे जाते हैं, ऋषि धवन भाई। तो ऋषि धवन को कुछ लोग है ना बहुत वियर्ड वियर्ड तरीके से जानते हैं, इनफैक्ट काफी लोग ट्रोल भी करते हैं। तो इस बंदे को तूने क्यों लिया? क्योंकि भाई इसने एक्चुअली में इंडिया के लिए एक वनडे खेला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे हाँ, खेला था, और लोग इसको एक्चुअली पंजाब की टीम के लिए जानते हैं। तो टेल मी अबाउट ऋषि हाँ, धवन। जानते होंगे जैसे लोग जब ऋषि धवन के बारे में सोचते हैं, तो जैसे तूने बोला कि एक ओडीआई याद आती है ऋषि धवन की। ऋषि धवन ने टोटल, हाँ, तीन तीन मैचेस खेले हैं ओडीआईज में भारत के लिए। और साथ ही साथ एक वो याद आता होगा, एक फोटो जहां पे ऋषि धवन वो एक मास्क सा लगा के बॉलिंग कर रहा है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। तो ऋषि धवन ना अपने आप में एक मतलब समझ लो, जब ऋषि धवन ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था, तो ही वाज सॉर्ट ऑफ अ प्रोडिजी, जो एक कम एज में दो बॉलिंग बैटिंग दोनों काफी अच्छे से कर सकता था। वैसे लोग जनरली भारत में होते नहीं थे जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप्स हो। तो ऋषि धवन का जन्म वही 1990 में मंडी हिमाचल प्रदेश में होता है। मेरा दूसरा प्लेयर भी जो हिमाचल प्रदेश की स्टोरी में सुना रहा हूँ। तो बेसिकली उनका जो डेब्यू होता है 19 साल की उम्र में होता है। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे वो, जो मतलब सीमर फ्रेंडली कंडीशंस के लिए बहुत ज्यादा सूटेड थे। और उनके पास काफी सारे वेरिएशंस भी थे, और लेटर स्टेजेस ऑफ हिज करियर में उनने कटर, लेग कटर, ये सब काफी कुछ डेवलप कर लिया था। तो बॉलर, एक हैंडी बॉलर होने के साथ साथ वो एक काफी अच्छे बैट्समैन भी थे। तो अगर मैं जैसे उनका जो टॉप डोमेस्टिक सीजन अगर बताऊं, तो वो सुनने में ऐसा लगता है जैसे अनरियल सा परफॉर्मेंस है फॉर अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो 2013-2014 का रणजी ट्रॉफी सीजन चल रहा था, जहां पे वो टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर बनते हैं हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए, जहां वो 49 विकेट्स लेते हैं। ये दिखाते हैं कि उनकी बॉलिंग में कितनी पावर है। पर सिर्फ बॉलिंग ही उनका मेन फोर्टे नहीं था। वहां पे ऋषि धवन अपने बैट से मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करते हैं, और 567 रन्स बनाते हैं वो। तो ये एक ऐसे ड्रीम रन जो होता है किसी भी प्लेयर के लिए, वो 2013-2014 का रणजी ट्रॉफी सीजन था ऋषि धवन के लिए। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, इस सीजन को कंसिडर करते थे नहीं यार? जो 2014 वाला हमारा इंग्लैंड का दौरा था, वहां पर इसको कंसिडर करना चाहिए था यार, हाँ, क्योंकि उस टाइम तक इंग्लैंड वाज कंप्लीटली स्विंग सीम वाला कंडीशन था। ऋषि धवन जैसा बंदे को कंसिडर कर सकते, शायद उसी दौरान स्टुअर्ट बिनी डेब्यू किया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हाँ, मतलब वो दौरे पे स्टुअर्ट बिनी खेला था। साथ ही साथ हमारे पास ऑस्ट्रेलिया वाला भी मौका था, जहां ऋषि धवन को ओडीआईज में मौका मिला था, वहां शायद टेस्ट में भी मौका मिल सकता था। बट तो नहीं, मेरे को लगता है इंग्लैंड में तो डेफिनेटली, क्योंकि जब स्टुअर्ट बिनी खेला था तो उसके आगे भाई एक बंदा इस तरह 50 विकेट ले रहा है, 500 रन मार रहा है, मतलब वाओ। तो मतलब यहाँ पे जैसे हमने टोन सेट किया था कि हम रेड बॉल क्रिकेट की ही बात करेंगे, पर उससे थोड़ा सा एक्सेप्शन मैं ऋषि धवन को इसलिए देना चाहता हूँ, क्योंकि ऋषि धवन ने बीइंग अ लीडर, बीइंग अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, हिमाचल प्रदेश को विजय हजारे ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट 2021-22 में जिताया था, जो कि पूरा एकदम ड्रीम रन है किसी भी टीम का। मतलब वो ना ऋषि धवन कैन टेक दैट अचीवमेंट, और वो दिखा सकता है कि कई लोगों की आईपीएल विक्ट्री और ये सबसे बड़ा विक्ट्री मेरे पास है। वो मैं हर बार वो सीजन मैंने ऐसे फॉलो किया था, मैं देखता था कि ऋषि धवन ने क्या किया है, मैच कैसे जीत गया हिमाचल प्रदेश एक और बड़ी टीम के सामने ये मैच। तो मैं उस सीजन के स्टैट्स रीड करता हूं, जहां पे ऋषि धवन कैप्टन थे और काफी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था। तो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, 458 रन एट एन एवरेज ऑफ 76। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, 17 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 23 ओवर 8 मैचेस। एक मिनट, कितने रन कितने बोले तूने? 456, 450 रन मारे? 8 मैच में। उसमें उसने 2 सेंचुरी मारी थी शायद तक, जहां तक मुझे याद है। भाई 76 के 450 रन मारे विजय हजारे में? जा- मैं एक बार और भाई क्लियर भी कर लेता हूँ ये स्टैट्स। भाई क्रेजी बंदा है भाई, क्रेजी। एक भाई एक्चुअली में चेक करने वाली बात है, 450 रन मारे थे यार। एक सेकंड, मैंने खोल के रखा है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। विजय हजारे 2021 वाला ना? हम्म। विजय हजारे, हाँ ये रहा, मिल गया। ओके गाइस, तो मैं बता दे रहा हूँ, 458 रन मारे थे 8 इनिंग्स में, 458 रन मारे थे 76 की एवरेज से। मैं कुछ स्कोर्स तक बता सकता हूँ। 50 बॉल में 61, 52 बॉल में 44, 36 बॉल में 57, 61 बॉल में 79, 58 बॉल में 91, 77 बॉल में 84, 23 बॉल में 42। ये फाइनल में तमिलनाडु के अगेंस्ट 23 बॉल में 42 मारे थे। इनफैक्ट मैं बॉलिंग तक बता सकता हूँ भाई, ये बहुत क्रेजी हुआ।
एक सेकंड, ये मेरे को आइडिया नहीं था यार कि आई डिडंट नो अबाउट यू ब्रो। तो अच्छा, कुछ बॉलिंग की मैं बात करता हूँ। 3 विकेट्स बाय गिविंग 44 रन, गुजरात के सामने 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट अगेंस्ट उड़ीसा, क्वार्टर फाइनल में 1 विकेट, सेमीफाइनल में 4 विकेट्स, 4 विकेट हम्म सेमीफाइनल में, और फाइनल में तमिलनाडु के अगेंस्ट 3 विकेट लिए। अभी जहां हमने बात किया कि 40 रन मारे थे, वहीं 3 विकेट लिए थे। 6 की इकोनॉमी से 17 विकेट्स, भाई क्रेजी यार। ये 2021-22 के सीजन के बाद भी उससे कहीं एंड भी जगह रिमेंबर, नहीं एक मिली। मिनट, रिमेंबर ही वॉज द कैप्टन। हाँ, वो कैप्टन था। तुम सोचो, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, जो टॉप रन स्कोरर है वो ऋतुराज गायकवाड़ है, खेल चुका है। टॉप विकेट टेकर था उस टाइम पे यश ठाकुर, बहुत अच्छा यंग लैड जिसको कहीं ना कहीं रैंक्स में है, आईपीएल में अच्छे मौके मिल रहे हैं। लेकिन ऋषि धवन वापस फिर गायब, कोई मतलब ऐसा दिखाई नहीं दे भाई रहे। इसमें इसमें लोगों का काउंटर ये होता है कि भाई ऋषि धवन वंस इन ब्लू मून वाला सिचुएशन है या वट एवर। मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ कि उसी साल जो सैयद मुश्ताक हुआ था, उसमें भी 4 मैच में 13 विकेट लिए थे, एट एन स्टैगरिंग इकोनॉमी ऑफ 6.6। ठीक है, ये T20 फॉर्मेट्स की बात है। अच्छा, देखो क्या लगता है, कहीं ना कहीं वो बिट्स एंड पीसेस वाला फील है समवन लाइक, क्या नाम है इसका, सॉरी, ऋषि धवन के साथ। मे हम्म बी सिर्फ इसीलिए लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्या, क्योंकि भाई उसी साल इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद कोई बात भी नहीं हुई है ब्रो, कोई बात। मतलब वो इनफैक्ट है मैं ना कि वो पेस उतनी ज्यादा नहीं है कि आपको एज अ बैटर परेशान कर सके। बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, या लोगों को इतनी अच्छी नहीं लग रही कि आपको प्रॉपर बैटर के रूप में खिलाया जा क्योंकि सके, जो ब्रो, पार्ट टाइमर हो। ठीक मैं है। एक चीज इस पे बात करना चाहता हूँ, जैसे 2021-22 के टाइम पे पंजाब जैसी टीम में क्यों नहीं ऋषि धवन कैप्टन हो सकता था। इनफैक्ट पंजाब के लिए खेला था उस टाइम, मयंक अग्रवाल कैप्टन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। मयंक अग्रवाल के आसपास, आई एम प्रीटी श्योर यार, ऋषि धवन मैं क्यों पंजाब की बात कर रहा हूँ, स्पेशली वो टीम जो एकदम टैटर्स में, यू नीड अ लोकल कैप्टन। ऋषि धवन लिटरली एक ऐसी टीम को फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लूज ने जिताया है, तो बनना चाहिए। ओके, कंटिन्यू। ठीक, अब व्हाइट बॉल से वापस रेड बॉल पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन फोकस था। तो रेड बॉल के स्टैट्स में रीड कर देता हूँ। 99 मैचेस हो चुकी हैं, 100 मैच खेल लेंगे जल्दी ही। तो 99 मैचेस हो चुकी हैं, 4861 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 41.9। बहुत अच्छी एवरेज, बहुत अच्छे रन, 6 सेंचुरीज एंड 38 हाफ सेंचुरीज। पर जब बात आती है बॉलिंग की, तो 99 मैचेस में 353 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 27.3 और इकोनॉमी 3 के भी अंदर। बैटिंग एवरेज क्या था, बैटिंग एवरेज क्या था? बैटिंग एवरेज था 41.9 और बॉलिंग ओके, एंड एवरेज था बॉलिंग, 27.3। भाई सोचो, यार यार भाई, भाई ऑलमोस्ट 400 विकेट्स हैं यार बंदे के। भाई अगेन ऋषि धवन, भाई आई डिडंट नो अबाउट योर गेम भाई। मैं इनफैक्ट तुमको एक और चीज बता रहा हूँ, ऋषि धवन जो करंट रणजी सीजन चल रहा है, जिसमें हमारे रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहे हैं, 9 इनिंग्स में ऋषि धवन ने 474 रन मारे एट अ क्रेजी स्ट्राइक रेट ऑफ 60। 60 की स्ट्राइक रेट से 450 रन मारे। भाई यार, मैं इनफैक्ट स्ट्राइक मैं रेट या बॉलिंग का भी एवरेज? एवरेज 60। 60 के एवरेज से, सॉरी स्ट्राइक रेट बोला क्या, हाँ 60 के एवरेज हाँ। से 450 रन मारे। इनफैक्ट 11 विकेट्स भी ले लिए 8 मैचेस में। यार भाई गजब बात है। इनफैक्ट मैं लास्ट सीजन की बात करूं, जो लास्ट रणजी का सीजन था, उसमें भी 11 मैचेस में 19 विकेट्स लिए थे विद द बॉल, और विद द बैट मारे थे 11 मैच में 450 रन 49 के एवरेज से। तो बैक टू बैक 2 सीजन में ऑलमोस्ट 50-50 के ऊपर का एवरेज है। एंड कंसिडरेशन में भी नहीं यार ऋषि धवन, कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है। भाई भाई एक्चुअली में कंसिडर होना चाहिए यार। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, क्योंकि लोअर मिडल ओवर में खेल रहा है, जहां हम लोग नीतीश कुमार रेड्डी को हमने कंसिडर किया, अगेन उसने जो ऑस्ट्रेलिया में किया, कुडोस टू हिम, रिस्पेक्ट टू दैट। बट यार जहां हम लोग नीतीश कुमार रेड्डी को कंसिडर कर रहे हैं, व्हाई नॉट समवन लाइक ऋषि धवन एटलीस्ट इन लॉन्गर फॉर्मेट्स। चलो ठीक है, हम्म ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, तुम इंडिया में तो कंसिडर कर सकते हो, जहां हम लोग रो रहे हैं कि यार हमारे पास हार्दिक पांड्या का कोई बैकअप नहीं है, हार्दिक पांड्या जैसा कोई प्लेयर नहीं जो मिडिल में खेले। व्हाई नॉट ऋषि धवन, कंसिडर होना चाहिए यार। भाई बहुत अमेजिंग। मुझे ये दुख होता है कि ऋषि धवन को इंडिया ए के टूर्स पे भी मौका नहीं मिलता है। पता नहीं यार, पता नहीं। आई एम, देख तू ऋषि धवन की बात कर रहा था, मैं अगेन झलक सक्सेना पे वापस जाता हूँ। मैं झलक सक्सेना का देखो रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। करंट जो रणजी सीजन चल रहा है ना, उसमें झलक सक्सेना ने 9 इनिंग्स में 23 विकेट्स ले रखे हैं भाई। अभी भी ये करंट सीजन में, लास्ट सीजन में 13 इनिंग्स में, अराउंड 6 मैचेस में 34 विकेट्स, 34 विकेट्स लिए ब्रो। और हम लोग उसके पहले वाला जो रणजी सीजन था 2022-23 का, 13 इनिंग्स, यानी अगेन 6 से 7 टेस्ट मैचेस में 50 विकेट्स ब्रो। सो 6 टेस्ट मैचेस में 50 विकेट्स। एंड हम लोगों ने एक्चुअली में उसके आगे वॉशिंगटन सुंदर को कंसिडर किया। आई फील बैड ब्रो, आई फील बैड। और देखो क्या लग रहा है, जिसको अपने ने थोड़ा कहीं ना कहीं इसको हैंड बात किया था कि शायद वही एज बायसनेस है, क्योंकि और तो क्या कारण हो सकता है यार।
मतलब एक बंदा एक सीजन में 50 विकेट ले रहा है, कंटिन्यू सीजन आफ्टर सीजन विकेट ले रहा है, चल बैटिंग गिर गई है जलत सक्सेना ने की, ऋषि धवन तो दोनों ही कर रहा है, वो तो बॉलिंग अभी भी अच्छी कर रहा है, वो तो बैटिंग अभी भी अच्छी कर रहा है, हम लोग कंसिडर ही नहीं करते क्यों, जस्ट बिकॉज शायद उसके पास पावर गेम नहीं है और आईपीएल में वो दिखता नहीं है, और तो मेरे पास कुछ कारण नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग क्या सोचते हैं कि ऋषि धवन जैसे बंदे अगर आईपीएल स्टेज पे कुछ नहीं कर पाए तो बड़े स्टेज पे कुछ नहीं कर पाए, भाई मुझे इट्स नॉट हिज दिक्कत गेम। मुझे यही यही प्रॉब्लम है, क्योंकि देख, अगर ऋषि धवन के तू T20 के आंकड़े भी उठा के देखेगा ना, तो वो खराब नहीं है। जैसे मैं अगर तेरे लिए रीड कर दूं, तो 135 मैच, 103 इनिंग्स में 1700, 1750 रन है, 30 का एवरेज है और 121 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। और वहीं बॉलिंग पे आते हैं तो 125 इनिंग्स में 118 विकेट है, 26 का एवरेज है, 7.6 की इकोनॉमी है। तो जो हमारे लेकिन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें कुछ मतलब ऐसा खराब नहीं है, नहीं, बिट्स हाँ एंड अगेन, पीसेस। हाँ वही खराब नहीं है, मतलब कि कोई फिनोमिनल नहीं बोलूंगा कि बनता है, लेकिन हाँ टेस्ट मैचेस में रेड बॉल में, इनफैक्ट व्हाइट बॉल में भी चांस बनता है, लेकिन रेड बॉल में तो बनता है, स्पेशली करंट टाइम्स में जहां हम हम्म ढूंढ रहे हैं इस टाइप के प्लेयर्स, है ना। तू देखने जाए तो लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से हम जो कहीं ना कहीं बंदे ढूंढ ही रहे जो लोअर मिडिल मिडिल लोअर मिडिल ऑर्डर में खेले, एंड कंसिडरिंग जहां अश्विन अब रिटायर ही हो गया है, तो हमको तो बंदा चाहिए, क्योंकि जब हम नीतीश कुमार रेड्डी को चांस दे रहे हैं, अगेन कुडोज टू नीतीश कुमार रेड्डी, जो उसने बैटिंग से किया लेकिन बॉलिंग से बिल्कुल नहीं किया, और आई डोंट नो ब्रो क्यों नहीं कंसिडर करते। तो भाई कंसिडरेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट बंदा जिसके बारे में थोड़ा एक्चुअली मैं एक्साइटेड हूँ बात करना चाहता हूँ, बाबा इंद्रजीत। तो मैं ना एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं बोला बाबा अपराजीत बाबा इंद्रजीत, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, आई एम प्रीटी श्योर बाबा अपराजीत को तो बहुत लोग जानते भी होंगे, चेन्नई के लिए खेला है गेस, बद्रीनाथ खेला है, अपराजीत का आई एम नॉट श्योर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो बाबा इंद्रजीत बेसिकली है ना, मैं बता रहा हूँ तो बाबा इंद्रजीत बेसिकली बाबा अपराजीत का छोटा भाई है। तो बाबा अपराजीत कौन था, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट था जो 2012 में जीती थी, ठीक है। तो बेसिकली बाबा इंद्रजीत ना तमिलनाडु का मिडिल ऑर्डर प्लेयर है और इनफैक्ट कैप्टन भी रह चुका है रणजी में। और बाबा इंद्रजीत पता है क्यों जाना जाता है, उसकी अमेजिंग स्पिन खेलने की एबिलिटी के लिए, एंड मैंने जानबूझकर इस बंदे को लिया, मिडिल ऑर्डर बैटर जो सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। तो सुब्रमण्यम बद्रीनाथ जब 2014 में स्टेट क्रिकेट छोड़ते हैं, रिटायर होते हैं, तो इंद्रजीत ने उनकी जगह ली, और ये बहुत टाइम तक ना अपने बड़े भाई के छत्र छाया में रहता था, सारा लाइमलाइट बाबा अपराजीत लेके गया था, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ लेके जाते थे, इंद्रजीत को कोई इतना जानता नहीं था। उसने अपना टाइम वेट किया, 2014 में तमिलनाडु के लिए आया, 2018-19 में फुल टाइम कैप्टन बन गया, ठीक है। अब मैं बाबा इंद्रजीत के ना कुछ देखो आंकड़े बता रहा हूँ, करंट आंकड़े हैं, 82 मैचेस खेल लिए, 5,500 रन है, एंड एवरेज सुनना 51.82, 51.82 के एवरेज से 5,600 रन ऑलमोस्ट मारे, 16 सेंचुरीज हैं, ठीक है, और 29 हाफ सेंचुरीज है। इसके साथ साथ एक गजब बात यह है कि बाबा इंद्रजीत एक्चुअली में लेग स्पिन थोड़ी बहुत डाल लेता है और जरूरत पड़ने पे कीपिंग भी कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो फुल टाइम कीपर है या फुल टाइम बॉलर है, बट जरूरत पड़ने पे ये दोनों चीज इफेक्टिवली कर लेता है। मैं लिस्ट ए करियर भी थोड़ा बता देना चाहता हूँ, वाइट बॉल करियर भी थोड़ा बता देना चाहता हूँ, जहां 66 मैचेस में 1900 रन है ऑलमोस्ट, और 48 की एवरेज है बाबा इंद्रजीत की। मैं अगेन व्हाइट बॉल को उसका ब्रेकआउट या ब्रेकआउट फॉर्मेट नहीं है, लेकिन वहां भी वो अच्छा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि खराब नहीं है। अब पूरा अमेजिंग चीज मैं बता रहा हूँ कि बाबा इंद्रजीत के जो डोमेस्टिक करियर है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो 2017-18 है ना उसका ब्रेकआउट सीजन था, ठीक है, 14 में उसने डेब्यू किया, ही वाज डूइंग फाइन, लेकिन 2017-18 उसका ब्रेकआउट सीजन था, उसने ड्यूलिप ट्रॉफी में डेब्यू किया, और उस टाइम ड्यूलिप ट्रॉफी ना पिंक बॉल से हो रहा था, क्योंकि पिंक बॉल नया ना, उसने अपने ड्यूलिप ट्रॉफी के डेब्यू में डबल सेंचुरी मार दिया था, ठीक है। एंड उसी टाइम उसने मुंबई के सामने एक बहुत ही ब्रिलियंट 152 का इनिंग खेला था, जिसका स्पेशलिटी ये था कि उसने टेल एंडर्स के साथ खेला था, टेल एंडर्स के साथ उसने वो इनिंग पेश की थी, एंड अगेंस्ट अगेंस्ट हुम, मुंबई जो स्टालवर्ट्स है यार रणजी रणजी क्रिकेट की। 2018-19 की बात करते हैं, बहुत रिसेंट टाइम के, जहां पर वो पीक कर गया था, इनफैक्ट वो कैप्टन भी था, और उसका फॉर्म कितना पीक किया था, उसने स्टार्ट किया था सीजन 103 मारे थे मध्य प्रदेश के अगेंस्ट, और उस साल वो तमिलनाडु का लीडिंग रन स्कोर था, 8 मैचेस में 641 रन, 641 रन। अगेन जैसा कि मैंने बताया कि वो तमिलनाडु के लिए खेलता है, मतलब चेन्नई की टर्निंग ट्रैक्स में खेलता है। रिमेंबर एक बंदा 52 की एवरेज कर रहा है, जिसने अपना मेजोरिटी ऑफ द क्रिकेट चेन्नई के रैंक टर्नर्स में खेला है। जब हम लोग रिसेंट टाइम से बात कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया के प्लेयर्स को स्पिन खेलना नहीं आता, इंडिया के प्लेयर्स में ये प्रॉब्लम, अब स्पिन कोई खेल ही नहीं सकता, ऐसा है नहीं भाई, ये तुम्हारे दिमाग में इस टाइप की बातें डाली जा रही हैं, ऐसा है नहीं। बंदे हैं डोमेस्टिक में जो स्पिन खेलते हैं और अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। बाबा इंद्रजीत उनमें से एक है। मैं एक और चीज मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और लेग स्पिन के साथ साथ करता है। मैं एक चीज जो बात करना चाहता हूँ कि बाबा इंद्रजीत कहाँ जगह बना सकता था। अब अगेन मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, 2016 से लेकर 19-20 के टाइम उसका प्राइम ईयर्स चल रहा था, जो ज्यादा टाइम पहली बार। तो जहां हम लोग राहुल द्रविड़ से पुजारा और अजिंक्य राणे में गए थे, स्पेसिफिकली जहां हम लोग अजिंक्य राणे के साथ इतना टिंकर कर रहे थे, मुझे लग रहा है
बाबा इंद्रजीत को चांस लेना चाहिए था। अब सब लोग है ना आजकल अजिंक्य रहाणे को बहुत याद करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, अजिंक्य रहाणे वाज नेवर अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, एटलीस्ट इन इंडियन कंडीशंस। तुम जाके ओवरऑल अजिंक्य रहाणे का अगर स्टैट देखोगे तुम शॉक हो जाओगे, यार 34-35 की एवरेज है, और होम में कभी भी अजिंक्य रहाणे वाज नेवर दैट गुड। और जब हमने स्पेशली अजिंक्य रहाणे से मूव ऑन किया, हम लोग गए हनुमा विहारी पे और कपल ऑफ प्लेयर्स यहाँ वहाँ हमने ट्राई किया, लेकिन हमने कभी भी इंद्रजीत के बारे में नहीं सुना, स्पेसिफिकली जहां हम लोग इंडियन कंडीशंस में अच्छा खेल सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम लोग ना टेकन फॉर ग्रांटेड थे कि हम लोग किसी को भी खिला ले, क्या ही फर्क पड़ता है, अश्विन जडेजा जिताने वाले। तो कहीं ना कहीं जो हमारा होम सीजन था ना, उसको हमने यार इतना भाव नहीं दिया। वहां पर एक बाबा इंद्रजीत जैसा बंदा खेल सकता था। अगेन कुछ रीजन है जो क्यों इतना बड़ा नाम नहीं बन पाया इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगेन बाबा अभिजीत के छत्र छाया में जो रहा, एक बहुत बड़ा पॉइंट तो है। दूसरा क्या है ना, लिमिटेड एक्सपोजर बहुत मिला इसको, कंसिस्टेंटली इंडिया ए के टूर्स नहीं मिले, कंसिस्टेंटली तुमको कहीं है ना, तुमको आईपीएल वगैरह में खेलता हुआ देखा नहीं, तो अगेन लोगों के लाइमलाइट में आया नहीं। और शायद तमिलनाडु से खेल रहा है इसके लिए लोग जानते नहीं है, क्योंकि आईपीएल में खेला नहीं। जो मिडिल ऑर्डर में कंपटीशन था, तुम्हारे पास पुजारा था, तुम्हारे पास रहाणे था, और जब हम रहाणे से हटे तो हमारे पास एक और बंदा आया, श्रेयस अय्यर, अगेन टेरिफिक प्लेयर ऑफ स्पिन। और जिस टाइम पे वो आया उसने कुछ, मेरे को याद है श्रेयस अय्यर ने एक सीजन में 1300 रन मार दिया था रणजी में, एक ही सीजन में 1300 के आसपास रन मार दिए। उस साल को हाईएस्ट रन स्कोरर भी था। तो श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं उसके पास अटैकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा बेटर थी, कैप्टनसी स्किल्स उसका शायद प्रोबेबली बेटर थी। अगेन बड़ी टीम से आ रहा है, मुंबई टीम से, तो ये कंसिडर किया जाता है कि वो ज्यादा स्टिफ कंपटीशन में उसने अपने आप को प्रूव किया है। तो मेरे को लगता है ना कहीं बाबा इंद्रजीत बस बैड लक का शिकार हो गया, क्योंकि और पर तुम देखो बाबा कि इंद्रजीत के साथ तो वो एज वाला इशू भी नहीं था। तमिलनाडु से आता है तो वो खुद एक बड़ी टीम है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को नैरेटिव का साथ मिल जाता है और कुछ लोगों के लिए नैरेटिव कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता, जो कि उस वजह से वो लैग कर जाते हैं। तो हो सकता है। मैं इनफैक्ट एक और चीज बता रहा हूँ, जो करंट सीजन है बाबा इंद्रजीत का इतना कुछ खास नहीं जा रहा है, लेकिन मैं लास्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 13 इनिंग खेली थी बाबा इंद्रजीत ने, ठीक है, 767 रन मारे थे एट अ क्रेजी स्ट्राइक एवरेज ऑफ 70, 750 रन एट एन एवरेज ऑफ 70। ये लास्ट सीजन की बात है ब्रो। तो एक्चुअली में ये बंदा इन न्यूजीलैंड के सामने कंसिडर हो सकता था। जब हम लोगों ने आउट ऑफ द ब्लू वॉशिंगटन सुंदर को लाए थे, हम एक्चुअली में आउट ऑफ द ब्लू बाबा इंद्रजीत को ला सकते थे, एंड हम दोनों यहाँ बैठ के शायद उसको जस्टिफाई कर पाते कि हाँ यार इस बंदे का बनता है, क्योंकि हमारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, इस बंदे का बनता है। सोचो, एक बंदा 750 रन मार रहा है, तुम लोगों को पता भी है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है यार, कोई बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उसके पहले वाला जो रणजी का सीजन था उसमें 500 रन मारे थे एट एन एवरेज ऑफ 50। अब सुनने में ऐसा गया 50, भाई 50 के एवरेज से बंदे ने 500 रन मारे थे, कोई कंसिडर नहीं कर रहा, कंसिडरिंग कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। उसके पहले ट्यूलिप ट्रॉफी में भी 50 की एवरेज से खेला है, तो रीसेंट टाइम में कंसिस्टेंटली अच्छा खेला है। ठीक है, जो करंट रणजी का सीजन है वो उतना अच्छा नहीं जा रहा है, आई अग्री दैट, लेकिन ठीक है यार, एक सीजन खराब जा रहा है लेकिन हम बात भी नहीं करेंगे उस बंदे के बारे में, विच इज क्वाइट सैड आई फील। कभी कभी ये प्लेयर्स को देख के ऐसा ही होता है कि जैसे मैंने, तूने, कई लोगों ने बचपन में ड्रीम देखा होगा कि भाई हम क्रिकेट खेलेंगे या बड़े होके इंडिया। मुझे लगता है कि भाई इन लोगों ने तो कितना कुछ किया, कितना कुछ डोमेस्टिक लेवल पे अचीव कर लिया, और इट इज ऑलमोस्ट सर्टन कि अब ये लोग नहीं खेलेंगे कभी इंडिया के लिए। यार देख, मैं स्पेसिफिकली बाबा इंद्रजीत के बाद जलज सक्सेना का मे भी एज हो गया, ठीक है, तुम अश्विन जडेजा कुछ ज्यादा ही बेटर थे, भाई बाबा इंद्रजीत की जगह थी, देयर वाज स्पेस। चेतेश्वर पुजारा के साथ तुम हटे, तुमने हनुमा विहारी ट्राई किया, तुमने शुभमन गिल ट्राई किया, पता नहीं कौन कौन ट्राई किया, तुम अजिंक्य रहाणे को तुमने श्रेयस अय्यर ट्राई किया, उसके साथ खेला, हनुमा विहारी ट्राई किया, बाबा इंद्रजीत को तुमने कंसिडर ही नहीं किया, वो कभी स्क्वाड में भी नहीं आया, विच इज वेरी शॉकिंग टू मी। मैं जब रिसर्च, मेरे को पता था बंदे का अच्छे रन है, लेकिन यार एक बंदा 5,500 रन मारा है 52 की एवरेज से, उसका लास्ट सीजन 70 की एवरेज से खेला है, चेन्नई में खेला है, रैंक टर्नर्स में खेला है, रैंक टर्नर्स में रन मारता है, एज अ कैप्टन उसने बहुत अच्छा किया, विच बेसिकली प्रूव्स कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है लीडर वाली, मुश्किल वक्त में खड़े होने वाली कैपेबिलिटी है। और तुम लोग डिस्कस भी नहीं कर रहे हो, डिस्कस कर रहे होंगे मुझे सिर्फ याद तुम है लोग, कहीं लेकिन ना मेन, कहीं बाबा बाबा इंद्रजीत और बाबा अपराजित के लिए डीके ने भी बीच में कई बार आवाज उठाई थी, ट्विटर पे बोला था, अश्विन ने भी एक आध ट्वीट्स किए थे। भाई डीके मुझे को तो याद मैं थोड़ा कुडोस दूंगा, डीके ने कई बार इस टाइप के प्लेयर्स के बारे में बात की है, कुडोस टू डीके, लेकिन मैं मेन स्ट्रीम मीडिया अगेन जो अपने लास्ट टाइम भी थोड़ा बात किया था, कभी भी तुमने देखा इन लोगों को हाईलाइट होते हुए, कभी भी स्टार स्पोर्ट्स पे या कहीं भी तुमने देखा कि हाँ इन बंदों की बात हो रही है। अब ये मत बोलना कि भाई डोमेस्टिक लेवल अलग, अगर डोमेस्टिक लेवल इतना ही आसान है तो रोहित शर्मा वहीं जाके कम स्कोर कर रहा है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, तुम्हारे जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं सबके सब उसी डोमेस्टिक से आए, उसी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, तभी इंडिया की टीम के लिए खेल रहे हैं, आउट ऑफ द ब्लू और नहीं खेल रहे। अगर तो और अगर ड्रॉप हो गए बाय चांस तो उधर ही परफॉर्म करके वापस भी आएंगे। ठीक यही है, तरीका तो है। हाँ, आगे वही मैं मान ले पारस डोगरा, जरज सक्सेना, ऋषि धवन के लिए तुम्हारे पास ये था कि भाई उतना तेज नहीं है, शायद उतना अच्छा, भाई इंद्रजीत को तुम क्या बोल के हटा रहे हो?
अगेन यार मेरे को सही में बुरा लगता है कि यार ऐसे बंदे। चल ठीक है, नेक्स्ट बंदा आदित्य सरवाटे। मेरे को कोई हाँ, आइडिया नहीं है भाई ये बंदा कौन तो है, बेसिकली तो मुझे मैंने ये एनलाइटन। बंदे का नाम इसीलिए लिया कि पहले के जो 4 नाम थे ना वो लोगों ने सुने हुए हैं, चाहे पारस डोगरा हो, ऋषि धवन हो, जलज सक्सेना हो, बाबा इंद्रजीत हो, लेकिन किसी को आइडिया नहीं है कि हु इज आदित्य सरवटे। किसी को नहीं पता भाई। कि अब मैं यहाँ से बताना चालू करता हूँ। सो आदित्य सरवटे भाई नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और वो ऐसे फैमिली क्रिकेट लीनिएज से आते हैं, ठीक है, जहाँ उनके ग्रैंड अंकल भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं 9 टेस्ट मैचेस समथिंग, और उनके पापा भी क्रिकेटर थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में जब वो आदित्य 3 साल के थे तब उनके पापा का जो भी पैरालिसिस हो गया था, और वहां से भाई उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू करी थी एक टफ सिचुएशन में से। सो आदित्य इज अ राइट हैंड बैट्समैन और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, जो कि अपनी बॉलिंग के लिए ज्यादातर जाने जाते हैं। और उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था विदर्भ से 2015 के सीजन में रणजी ट्रॉफी में। तो आदित्य सरवटे के कुछ मैं स्टैट्स बता देता हूं ताकि लोगों को आइडिया लग जाए कि हु इज ही। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले जो चीज कमजोर है उसको बताते हुए बैटिंग पे आते हैं कि 66 मैचेस में 87 इनिंग्स 2100 के करीब रन, 26.8 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड वाली सिचुएशन है। पर अब आते हैं जो उनका मेन टैलेंट है बॉलिंग पे। तो 66 मैचेस, 118 इनिंग्स, 294 विकेट्स एट अ माइंड ब्लोइंग एवरेज ऑफ 19.1, जहां 2.6 की इकोनॉमी है, ठीक है। 19 की एवरेज से वो बंदा खाली रन दे रहा है 2.6 की इकोनॉमी पे, और आस पास नहीं है वो बंदा कि भारत की टीम में सिलेक्ट हो जाए। और अरे वाह। करंट सिचुएशन बताऊं तो वो विदर्भ के लिए डेब्यू किए थे, वहां से वो केरला के लिए मूव हो चुके हैं, तो अभी वो फिलहाल केरला से खेल रहे हैं इस सीजन। जहां जैसे उनका एक रीसेंट परफॉर्मेंस बताता हूं, बस जो लास्ट मैच खत्म हुआ है वो बताता हूं कि बैटिंग में पहली इनिंग में 10 रन, दूसरी इनिंग में 80 रन, पहली इनिंग में 2 विकेट, दूसरी इनिंग में 1 विकेट। मैं इनफैक्ट मैं तुम लोगों को जहां पर इसने बताया, मैं ये भी बताऊंगा जो करंट सीजन चल रहा है उसमें भी 7 इनिंग्स में, यानी अगेन 6 टेस्ट मैच में इसमें 18 विकेट ले चुका है। उसका जो पिछला सीजन था 19 इनिंग्स में 40 विकेट्स लिया है, ठीक है। उसके पिछला जो रणजी का सीजन था उसमें 11 मैचेस में 35 विकेट लिए। अब अभी मैं एक चीज बताता हूँ। आदित्य सरवटे का जो 2018-2019 का रणजी ट्रॉफी सीजन था, जब वो विदर्भ से खेल रहे थे, विदर्भ वो ट्रॉफी जीता था, उसमें इनका हाथ बहुत बड़ा था। उनका जो कैंपेन था उसमें वो लीडिंग विकेट टेकर थे, जहां उन्होंने मतलब विदर्भ के लिए लीडिंग विकेट टेकर थे, जहां उन्होंने 38 विकेट्स लिए थे 8 मैचेस में। और जो उनका फाइनल का परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था, जहां पे उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, जब उनने दो मतलब 11 विकेट्स लिए थे दोनों इनिंग्स मिला के। तो मतलब 2022-23 वाला सीजन, 2018-19 वाला सीजन उनका काफी अच्छा गया था। 22-23 में भी वो विदर्भ के लिए टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। और विदर्भ ऐसी कोई छोटी टीम नहीं है, तो अगर लोगों को पता हो तो बहुत मैं क्रेजी मैं स्टैट्स है एक ये मैं कि एक मतलब और चीज मुझे बात कर। टीम सिलेक्शन से ज्यादा यार ये होता है कि लोग जानते तक नहीं है, ठीक है अगेन कि मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था भाई। इस पे एक और चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ। अभी वो जो रिसेंट अपना हुआ था ड्यूलिप ट्रॉफी हुआ था ना, जहाँ पर हम्म, इंडिया भी खेलते हैं ड्यूलिप ट्रॉफी, राइट। तो हाँ भाई ये बंदा मैं देख रहा हूँ 2021 से अभी तक एक भी बार ड्यूलिप ट्रॉफी भी नहीं खेला है। मतलब पिछले 4-5 साल में ड्यूलिप ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुआ। तो बेसिकली ड्यूलिप ट्रॉफी में कैसा होता है, तुम्हारा रणजी का सीजन अच्छा गया, उसका जो सिलेक्टर्स होते हैं वो बैठ के प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, उसको 4 टीम में बांटते हैं, A B C D, हम्म ठीक है। तो तुम्हें हम्म सिलेक्ट होना पड़ता है, ऐसा नहीं। भाई जहां ड्यूलिप ट्रॉफी में हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, है ना, लाइक्स ऑफ और भी इस टाइप के प्लेयर्स सिलेक्ट हो रहे हैं, तुम भाई ये बंदा सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है यार, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। हम्म मैं रिसेंट टाइम में रिंकू सिंह की बात कर रहा था, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन रिंकू सिंह का अगर तुम लोग जाकर डोमेस्टिक एवरेज देखोगे, सब लोग रिंकू सिंह को जानते हैं कि भाई बहुत गजब गजब छक्के मारता है। रिंकू सिंह इज नोन फॉर हिज मिडल ओवर बैटिंग इन रेड बॉल फॉर्मेट। वो एक्चुअली में केकेआर में आके उसने अपने आप को पूरा इवॉल्व किया है। 55 के एवरेज से बंदा खेलता है रेड बॉल में, और उसको मैंने देखा ही नहीं यार ड्यूलिप ट्रॉफी खेलता है। सेम आदित्य सरवाटे, अगर एक बंदा कंसिस्टेंटली इतना अच्छा खेल रहा है, फाइनल्स में अच्छा खेल रहा है, तुम इंडिया के लिए मत सिलेक्ट करो, तुम मत सिलेक्ट करो यार उसको इंडिया के लिए। लेकिन जो उसके हक का है ड्यूलिप ट्रॉफी खेलना, वो तो उसके हक का है ना यार। यार भाई अगेन मेरे को एक्चुअली बुरा लग रहा है यार, मैं इस बंदे के बारे में नहीं जानता। तुम्हें भाई लगेगा कि यार मैं ना जब इसकी एवरेज देखी थी तब से मेरे दिमाग में ये बंदा चल रहा था कि यार कोई 20 से कम की एवरेज पे इतने 100+ इनिंग्स से ऑपरेट कर रहा है, करीब उसने 300 विकेट ले ली है, और कोई नाम नहीं है भाई उसका। भाई एक्चुअली में देखने जैसा, मैं उसी का स्टैट एक्चुअली में खोल के बैठा हूँ, मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि भाई एक्चुअली में सही है कि नहीं।
भाई 25 फर्स्ट क्लास मैचेस में 110 विकेट और 17 की एवरेज कैसे पॉसिबल है यार? मैं इनफैक्ट लिस्ट ए की बात कर रहा हूँ। लिस्ट ए में 22 मैच में 31 विकेट, अगेन बहुत कम सैंपल साइज है, लेकिन 22 की एवरेज है और सिर्फ 3.5 की इकोनॉमी यार। ये तो पॉसिबल कैसे है? 3 पॉइंट की 5 की, भाई क्या डालता है ये बंदा? सेम ऐसा बंदा ना, मुझे एक वो याद आता है, साई किशोर। भाई ये बात ही नहीं करता यार उस बंदे के बारे में। हालांकि मैं उस बंदे को इंक्लूड नहीं करना चाहता था इधर, वरना उसको जरूर इंक्लूड करता। मेरे को बहुत उम्मीद है कि वो शायद इंडिया के लिए खेलेगा। मैं उसको उसके डे वन से देख रहा हूं, जब वो व्हाइट बॉल में बहुत अच्छा करता था तमिलनाडु के लिए T20 फॉर्मेट में। लास्ट सीजन कुछ 60 विकेट लिए थे साई किशोर ने। एज अ कैप्टन वो इकलौता अकेला तमिलनाडु को घसीट के फाइनल तक लेके गया था रणजी ट्रॉफी के, और फाइनल में वो लोग मुंबई से आ रहे थे आई गेस। भाई बंदा 60 विकेट लिया था, कोई कंसिडर भी नहीं किया उसको न्यूजीलैंड के सामने, कोई बात भी नहीं किया एज अ कैप्टन, जबकि उस बंदे ने इतना। अगेन यार बहुत बुरा लगता है यार भाई मेरे को, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा और क्या करे। बट ठीक है भाई, जहां तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात किया, मैं एक गजब लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करता हूँ, सौरभ कुमार। जहां सौरभ कुमार को थोड़ा ठाकुर ने लाइमलाइट दिया था पिछले मैच में, तो भाई सौरभ कुमार ना अगेन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसका मेन जॉब लेफ्ट आर्म स्पिन है, और वो हैंडी बैटर है, मतलब वो बैटिंग कर लेता है, समवॉट बैटिंग कर लेता है, ठीक है। तो अगेन ड्यूलिप ट्रॉफी का बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मर है। तो मैं बात करता हूँ 1993 में जन्म हुआ, सर्विसेज के लिए उसने खेलना चालू किया 2014 में, तो ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो 2014 में उसने डेब्यू किया फॉर सर्विसेज, ठीक है। थोड़ा टाइम उसने 1-2 साल खेला, उसके बाद उसने सोचा कि फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी सौरभ कुमार शिफ्ट हो गया उत्तर प्रदेश की रणजी टीम में, ठीक है। और ये बहुत क्रूशल था, क्योंकि जब वो यूपी के लिए जैसे शिफ्ट किया, उसने कंसिस्टेंटली लीडिंग विकेट टेकर रहा है वो यूपी का, ठीक है। तो मैं करंट स्टैट बता दे रहा हूँ फर्स्ट क्लास सर्किट में। तो सौरभ कुमार ने 78 मैचेस में 2300 रन मारे 26 के एवरेज से और 2 सेंचुरीज, विच इज डिसेंट, ठीक है। लेकिन बॉलिंग से 324 विकेट लिए 78 मैचेस में, 324 विकेट लिए 26 की एवरेज से। अब मुझे पता है सरवटे का सुन के तुमको लगेगा भाई वो बंदा 17 की एवरेज में कुछ नहीं कर रहा है, तो भाई सरवटे कुछ ज्यादा ही भयंकर है, लेकिन इस बंदे ने 25 की एवरेज से 450 विकेट लिए, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उसने कंसिस्टेंटली 450 विकेट तक गया है, एंड अगेन 25 की एवरेज है। एक बंदा जो 25 की एवरेज से बॉलिंग कर रहा है और ऑलमोस्ट 25 की एवरेज के आसपास बैटिंग में ऑपरेट कर रहा है, इट इज नॉट बैड। मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ कि बैटिंग एवरेज 25 का ही है। हाँ, हाँ 25 का ही है, 25 का है। 25 का ही है, ठीक है। साथ में इकोनॉमी बहुत अच्छा है, 25 5 विकेट हॉल्स हैं, ठीक है। तो ये एक प्रूव करता है कि ऐसा नहीं है कि बस हाँ ठीक है, 25 5 विकेट हॉल हैं और 8-10 विकेट हॉल्स हैं। अब मैं उसके ना कुछ पीक ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 2017-18 के रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। लीडिंग विकेट टेकर था उत्तर प्रदेश का, 23 विकेट्स लिए थे 4 मैचेस में, 4 मैच में 23 विकेट्स लिए थे। 2018 और 19 के रणजी सीजन की बात कर रहा हूँ, जो उसका बेस्ट सीजन था, जिसमें से एक मैच में उसने 14 विकेट लिए थे और 65 रन मारे थे हरियाणा के अगेंस्ट, ठीक है। और उस सीजन में उसने 10 मैच में 51 विकेट्स लिए थे, 10 मैच में 51 विकेट्स। आई सोच वन ऑफ द टॉप बॉलर्स था उस सीजन का। 2018-19 के ड्यूलिप ट्रॉफी की बात करते हैं, जहां एकदम टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, उसने इंडिया ब्लू के लिए खेला था और 19 विकेट लिए थे 3 मैचेस में खाली, और लीडिंग विकेट टेकर में से एक था। 19 विकेट लिए थे 3 मैचेस में, वो भी कहा ड्यूलिप ट्रॉफी में, ठीक है। ठीक है, अब इंडिया के लिए हुआ क्या, 2017 में उसने ऑलरेडी आईपीएल ऑक्शन में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए बिका, 10 लाख में बिका, एक भी मैच नहीं खेला। 2021 में पंजाब किंग्स में बिका, एक भी मैच नहीं खेला। इंडिया के लिए उसको एक्चुअली में 2021 में एज अ नेट बॉलर सिलेक्ट किया था, ऑब्वियसली कुछ हो नहीं सकता। फिर श्रीलंका के अगेंस्ट वो स्क्वाड तक आ गया था 2022 में, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब इसकी स्पेशलिटी क्या, मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि सौरभ कुमार उस कैटेगरी का प्लेयर है जो बहुत ज्यादा अपनी एक्यूरेसी, सटल वेरिएशन और फ्लाइट पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। वो कोई बहुत बड़ा रैंक टर्नर नहीं है। जडेजा कुछ हद तक बहुत बड़े बड़े टर्न करता है, अश्विन बहुत बड़ा टर्नर है बॉल का, बट क्या कहते हैं, सौरभ कुमार उनमें से नहीं, वो बहुत माइन्यूट टर्न्स करता है और उसी में उसकी विकेट लेता है, और बहुत ही हैंडी लेफ्ट लोअर ऑर्डर बैटर। मतलब इमेजिन कर, एक तुम्हारे नंबर 9 अगर 25 के एवरेज से रन मार रहा है, हो गया काम भाई, बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ में प्रूवन मैच विनर है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी और ड्यूलिप ट्रॉफी के बड़े बड़े गेम्स में उसने एक्चुअली में डिलीवर किया, तो हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी खेला है। ड्यूलिप ट्रॉफी में तो उसने 3 मैच में कितने 18-19 विकेट्स लिया। अब पॉइंट क्या था कि वो क्या प्रॉब्लम था, मुझे लगता है कि जहां हम लोग जडेजा के एक बैकअप सौरभ कुमार को कंसिडर कर सकते थे, वो हम अक्षर पटेल पे शिफ्ट हो गए। अक्षर पटेल ने आते ही बहुत भयंकर खेला। अब ऐसा टाइम आ गया ना कि हम लोग अक्षर पटेल को भी कंसिडर नहीं कर रहे, तो सौरभ कुमार तो मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रहा। शायद एक यही बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत इंटेंस कंपटीशन हो गया ना, जडेजा है, अश्विन है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, अब तो
अब तो भाई वॉशिंगटन सुंदर भी आ गया है। मैं यहाँ से तुझे कन्वर्सेशन पे ले जाता हूँ। जैसे पता है, अपने जब पहले बात किया करते थे, जब धोनी के करियर का एंड चल रहा था, तब अपने याद किया करते थे कि धोनी फॉर सो मच टाइम वाज सो गुड कि उसकी वजह से एक पूरी जनरेशन विकेट कीपर्स की चली गई जिनको कभी मौका ही नहीं मिला। तो जडेजा और अश्विन के साथ भी यही सिनारियो है कि वो 2011-12 से इतना अच्छा खेल रहे थे कि पूरी एक ऐसे स्लो लेफ्ट आर्मर जो बैटिंग कर सकते थे या ऑफ स्पिनर्स जो बैटिंग कर सकते थे, उनकी पूरी एक जनरेशन चली गई जिनको मौका ही नहीं मिला। भाई लेकिन अभी भी इसको कंसिडर करना चाहिए। मैं सिर्फ हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं कि 31 ईयर बहुत ओल्ड है सिर्फ अभी। 31 ईयर्स ओल्ड है और खराब नहीं है यार ये बंदा। अभी भी जो करंट विजय हजारे गया था ठीक ठाक गया था, चलो विजय हजारे को छोड़ते हैं, जो लास्ट दिलीप ट्रॉफी गया था उसमें भी खेला था। अगेन 2 मैच में 8 विकेट लिए थे दिलीप ट्रॉफी में इसने, किसी को पता ही नहीं है। लास्ट जो रणजी सीजन इसने खेला था 4 मैच में 20 विकेट लिए थे। लास्ट रणजी सीजन की बात कर रहा हूँ, रिसेंट जो भी गया 2024 का। उसके पहले ईरानी कप में 2 मैच में 10 विकेट लेके गया था। सोच, सॉरी ईरानी कप तो वाइट रेड बॉल होता है ना, तो अगेन सॉरी हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया। एक मैच में 10 विकेट लेके था, 2 इनिंग में हाँ। 10 विकेट लेके था। हम्म। तो कितना गजब है। लास्ट जो दिलीप ट्रॉफी खेला उसमें अगेन 4 मैच में 16 विकेट, तो कंसिडर हो रहा है यार ये बंदा कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहा है। ठीक है, जब तुम अक्षर पटेल को हट गए फॉर वट एवर रीजन, तुमको लग रहा है मे बी व्हाइट बॉल में अच्छा है, तुम सौरभ कुमार को ट्राई कर सकते हो, तुम सीधा वॉशिंगटन सुंदर पे शिफ्ट करेंगे। अब वॉशिंगटन सुंदर रैंक टर्नर्स में अच्छा कर दिया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन यार सौरभ कुमार अब अगेन जो अपने धोनी की बात की कि धोनी के टाइम पे, तो वही मेरे हिसाब से है ना, क्योंकि सौरभ कुमार के साथ पता है अगेन एक जो मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तुमने उसको दिलीप ट्रॉफी में चांस दिया उसने परफॉर्म किया, रणजी ट्रॉफी में प्रूवन, ईरानी कप में चांस दिया परफॉर्म किया। अब नेक्स्ट कॉल क्या होता है ब्रो, तुम उसको इंडिया ए के लिए खिलाओ। ठीक है यार, इंडिया में जगह नहीं बन पा रही, कर नहीं सकते कुछ, लेकिन इंडिया ए तो उसके हक का है ना ब्रो। इंडिया ए उसके हक का है, इंडिया ए के लिए उसको खिलाओ ना यार, उसको खिलाओ, उसको भी अच्छा लगेगा, अच्छे से ज्यादा हमको ये भी पता चलेगा कि नेक्स्ट लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यही था ब्रो, यही वीडियो था, ये हमारा पॉडकास्ट था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। इसका पूरा पॉइंट ही ये था कि हम लोग चाहते थे, जहां हमने लास्ट वीडियो में एक बात कर दी थी जयदेव उनटकट की, तो हम लोग चाहते थे कि यार डोमेस्टिक में इतने भयंकर भयंकर जेम हैं और लोग उनके बारे में जानते हैं, और जब हम लोग उनके बारे में बात करते हैं ना कि यार ये लोग ने डोमेस्टिक में ऐसा किया, तो मैं एक चीज देखता हूँ कि लोग बोलते हैं अरे तुम लोग तो स्टैट्स देख के बात कर रहे हो। भाई चलो स्टैट्स देख के बात कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई जो बंदा डोमेस्टिक में खेल रहा है इंटरनेशनल में आके खराबी खेलेगा, ये वो ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये जो पूरा माहौल है ये गलत है यार, अरे, तो उनको टीम मौका तो दो। सिलेक्शन होगा ही कैसे? अगर नए लोगों को जगह मिलनी चाहिए, तो नए लोगों को जगह मिलेगी कैसे? उनके डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के बेस पे ही। और हम ये नहीं कह रहे कि हम चाहते हैं ये इंडिया के लिए खेले या खेले, जो भी हमारा कहने का ये मतलब है कि दे इनके में पोटेंशियल था, ये खेल सकते थे। अभी ठीक है, अब शायद ये अपने डिक्लाइनिंग गियर्स में है, पर हम इनको जो इनका ड्यू क्रेडिट, जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो ड्यू रिकॉग्निशन है, वो देना चाहते थे। भाई मैं हमारा इनफैक्ट ऋषि धवन जलत सक्सेना और इंद्रजीत, ये लोग तो एक्चुअली में इंडिया के लिए खेलना भी चाहिए था। ये तीन का तो हम्म बहुत बनता है, स्पेशली अभी जगह है। तो देखो पॉइंट ये ना कि देखो मेरे को कैसा लगता है कि ऑडियंस में एक बहुत बड़ा हुआ है कि भाई तुमने इनको हटा दिया तो कौन आएगा। हम लोग एक्चुअली में एक वीडियो भी प्लान कर रहे हैं, वो बहुत लेट लाएंगे, जहां हम लोग तुमको एक पूरी ऑल्टरनेट टेस्ट 11 बताएंगे, जहां तुमको लगेगा कि कितने भयंकर भयंकर प्लेयर्स हैं। अब पता है क्या, सरफराज खान ने जो 2 मैच खराब खेल दिया ना यार न्यूजीलैंड के सामने, तो सबको लगता है कि अरे डोमेस्टिक तो बहुत बेकार है। वो बंदे वो 4 या 5 इनिंग्स तुमने दी जिसमें उसने ना कपल ऑफ 50 एक शतक मार दिया, उसके बाद भी लोग राजी नहीं है। और ऐसे ऐसे प्लेयर्स को हम लोग है ना ईयर्स आफ्टर ईयर्स खेच रहे, जो 30 के एवरेज से रन मारे, 32 के एवरेज से रन मारे, क्यों भाई कवर ड्राइव मतलब अच्छा है। बाबा इंद्रजीत इन के लिए लोगों भाई को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई। मैं किसी का कुछ हक नहीं ले रहा हूँ, रजत पाटीदार खेल गया तो बाबा इंद्रजीत क्यों नहीं भाई? भाई तू बाबा केएल राहुल को जब तुम लोग कंसिस्टेंटली खिला रहे हो, भाई रजत हाँ, पाटीदार भी उसके हक का था, उस बंदे ने परफॉर्म हाँ, किया, वो आया स्पिन का जिसने बहुत बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर। परफॉर्म किया है, ठीक है। ठीक है, मुझे मैं मानता हूं इंग्लैंड के सामने खराब खेला, बुरा लगा, मेरे को भी बुरा लगा। उसको एम्पल अमाउंट ऑफ चांस दिया राहुल द्रविड़ ने, कूडोस टू राहुल द्रविड़, उसको 3 या 4 टेस्ट मैचेस खिलाए गेस, और नहीं कर पाए उस लेवल पे, बुरा लगा। लेकिन भाई जहां राहुल द्रविड़ को राहुल केएल राहुल को हम लोग कंसिस्टेंटली खींच रहे हैं, स्पिन के लिए खिलाना चाहते हैं, बाबा इंद्रजीत तुम्हारे पास रेडी बैठा है, वो भी कीपिंग कर लेता है भाई, वो तो बॉलिंग भी कर लेता है और रीसेंट फॉर्म भी उसका बहुत अच्छा है। तुम जाके अब तुमको लगेगा मैं केएल राहुल के पीछे पड़ा रहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम्हारे पास जगह है, तुम्हारे पास प्लेयर है, तुम मिला नहीं रहे हो। जो ऑस्ट्रेलिया के पूरे बॉर्डर गावस्कर में बार बार हम लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे पास बंदे हैं, तुम स्क्वाड में लेकर आए हो, तुम उसको खिला नहीं रहे हो। अगेन डोमेस्टिक में बंदे हैं भाई, एक बीसीसीआई क्या कर सकता है, तो डोमेस्टिक अलग अलग टूर्नामेंट्स खिलाता है, बंदों को खिलाता है, बंदे परफॉर्म कर, सिलेक्टर्स के ऊपर है, कैप्टन या कोच के ऊपर है, उन्हीं के ऊपर है।
तो आई गेस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अरे पसंद आया मैं। बीसीसीआई और इतना कुछ करता है, मेरे को तो नहीं लगता शेफील्ड शील्ड में या कहीं काउंटी में इतनी सारी चीजें होती है कि भाई रणजी ट्रॉफी हो रही है, उसके बाद ईरानी ट्रॉफी हो रही है, उसके बाद दुलीप ट्रॉफी हो रही है। मतलब ये ईरानी ट्रॉफी वाला कॉन्सेप्ट इतना मजेदार है, ये मेरे को हमेशा से बहुत अच्छा लगता था भाई, ये जिसने भी ये कॉन्सेप्ट निकाला। तो अगर यहाँ तक कोई देख रहा है और उसको आइडिया नहीं है, तो मैं क्लियर कर दूं कि बेसिकली ईरानी ट्रॉफी में ये होता है, जैसे मान लो मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती, तो मुंबई वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया करके एक मैच होगा। रेस्ट ऑफ इंडिया में होगा ये कि उस रणजी ट्रॉफी सीजन के मुंबई को हटा के जो भी टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनकी एक स्क्वाड बनेगी, जिसमें से 11 बंदे वो मैच खेलेंगे। वर्ल्ड बेस्ट वर्सेस एक टीम वाला कॉन्सेप्ट अगेन, हम्म। जो तूने बोला बीसीसीआई इतना अमेजिंग है, ये तो हाईली पेड होते हैं, अच्छे से पैसा मिलता है, विच इज गुड, अगेन कुडोज टू देम। भाई कंसिस्टेंटली तुमको खिलाया जाता है और तुम लोग प्रूव कर रहे हो। ये सब जो बंदे को हमने नाम लिया, ऋषि धवन हो गया भाई, बाबा इंद्रजीत, मेरे बार बार मेरे दिमाग में एक बंदा आ रहा है जो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है 52 की एवरेज से, उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है और ऑडियंस को भी नहीं पता। मैं बार बार ये पॉइंट बोल रहा हूँ, ऑडियंस को भी नहीं पता। प्लीज थोड़ा सा इन लोगों को जानो, इन लोगों को इनका ड्यू क्रेडिट दे दो बस। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आई होप ये वीडियो जब तक रिलीज हो रहा है तब तक 650 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए होंगे। और जो भी जितने भी बंदे डीएम करते हैं, कमेंट कर रहे हैं हमारे रील्स रिसेंटली, जितने भी तुम लोग शेयर कर रहे हो, शॉर्ट्स जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं वीडियो पे, थैंक यू सो मच। आई होप यूट्यूब भी इसी तरह से थोड़े इंप्रेशन भी दे दे हमको, क्योंकि भाई क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा है, अपना वॉच टाइम बहुत ड्रास्टिकली ऊपर गया है, लेकिन साले इंप्रेशंस नहीं आते। आई गेस शायद पता नहीं स्ट्राइक से लेना देना, आई एम नॉट श्योर, बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।